हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कहते हैं हिंदी में परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया है और एक्सक्रेटरी सिस्टम किया है, उत्सर्जन तंत्र, तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी वैसी आए तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? आपने ब्लड कैंसर का नाम सुना होगा। ल्यूकेमिया जो रोग होता है वो ब्लड के लिए ही यूज़ किया जाता है। इस रोग को रक्त का कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी WBC है उसमें क्या होता है भाई, अचानक से वृद्धि होने लगती है। और आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि कैंसर जो रोग है वो WBC की मतलब अनलिमिटेड जो इंक्रीमेंट होगी, जो वृद्धि होगी, वही होता है। इसका कोई सटीक तरह से कारण तो ज्ञात है, मतलब पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जेनेटिक कारणों के संयोग से इस रोग का कारण कहा जाता है। तो ल्यूकेमिया से याद रखिए WBC। खांसी बहुत आ रखी है भाई बार बार। मानव शरीर निम्न में से ल्यूकेमिया से प्रभावित तो ये ब्लड होता है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक क्या कहलाता है? जो हमारा BP है ना, वही पूछा है यहाँ पे। ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें देखो, अगर यहाँ पे बात करें कि भाई रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक हाई चला जाता है, इसे कहते हैं सिस्टोलिक, और जब लो आ जाता है उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक। याद रखिएगा, सिस्टोलिक ऊपर होता है, डायसिस्टोलिक मतलब नीचे वाले BP लो की बात कर रहे हैं। रुधिर जो वाहिकाएं होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं, वो सेल के विरोध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये जो दाब होता है ये हमारी वेंस की अपेक्षा जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनमें बहुत अधिक होता है, मतलब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में ज़्यादा होता है प्रेशर। दाब का उच्चतम बिंदु जो होता है वो परकुंचन दाब सिस्टोलिक जिसे कहते हैं, सिस्टोलिक से याद रखो, हिंदी में याद मत रखना। और जो लोवेस्ट बिंदु होता है उसे डायसिस्टोलिक कहा जाता है। नॉर्मली होता क्या है, जो सिस्टोलिक ऊपर वाला जो BP होता है वो आप सभी को पता होगा 120 mm होता है, और डायसिस्टोलिक जो होता है वो 80 mm होता है। मशीन से जब चेक करते हैं तो ऊपर वाला 120 चाहिए, नीचे वाला 80 चाहिए। और यहाँ पर रक्तदाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये यंत्र भी याद रखिएगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर मापने की जो यंत्र होता है, यूनिट तो MM याद रखिए, पारा याद रखिए मरकरी में, और इसको जो मापने वाला जो यंत्र है उसे कहते हैं स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट है, उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करते हैं। देखो, जल का परिवहन करेंगे जाइलम और फल का करेंगे फ्लोएम, तो बहुत ईजी है। पादपों में जाइलम उत्तक के 2 अवयव होते हैं, ट्रैकियार्ड होते हैं, और इन्हीं वेसल्स द्वारा जड़ से पत्ती और पादप के अन्य भागों तक हमारा जो जल है और जो मिनरल्स होते हैं उनका परिवहन होता है, तो जाइलम यहाँ पे करेक्ट रहेगा। रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं, हमारे ऑर्गन से लेकर हार्ट तक रक्त ले जाने का काम करती है हमारी शिराएं। रक्त वाहिकाएं 2 तरह की होती हैं, एक होती है आर्टरी जिसे धमनी बोला जाता है, एक होती है वेंस जिसे शिरा बोला जाता है। धमनी क्या करती है, ये हार्ट से ब्लड को लेगी और शरीर के अलग अलग भागों को देगी। इनकी दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है, और इनमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है भाई धमनियों में, और ये लाल रंग की होती हैं। लेकिन जो वेंस होती हैं, हमारी शिराएं जो होती हैं, ये क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट ऑर्गन से हमारे रक्त को लेंगी और हार्ट को देंगी। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, धमनियों की होती है मोटी, और इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, उसमें प्योर ब्लड होता है। और ये किस तरह की होंगी, गहरे लाल या बैंगनी रंग की होंगी, नीले बैंगनी रंग की। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन को हम आयरन से ही यहाँ पे मुख्य घटक मानते हैं, तो हीमोग्लोबिन का जो मेन प्रोमिनेंट जो घटक होता है उसे आयरन कहते हैं। ये आयरन क्या होता है, आयरन की कमी से हमारा जो रोग हो जाता है रक्ता का, और यही लोह तत्व हीमोग्लोबिन के लाल रंग होने का कारण है। मतलब अगर हमारे खून में आयरन है तो आपके हीमोग्लोबिन का जो कलर होगा वो यहाँ पर लाल रंग होगा। और जब प्रेग्नेंट होती है वुमन या प्रेगनेंसी में क्या होता है, अचानक से खून कम होना शुरू हो जाता है, तो उसमें फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, कैल्शियम विटामिन की, तो वो यहाँ पर फ़ायदेमंद होती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, ये सभी को पता होगा, हमने 6th 7th 8th 9th में ये चीज़ पढ़ी है। सबसे बड़ी अगर धमनी की बात करें तो ये होती है हमारी ऑर्टा, आर्टरी से सिमिलर होती है, तो ऑर्टा याद रखिएगा। ऑर्टा कह लो या फिर आपकी महाधमनी कह लो, ये शरीर की सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है, ये एक धमनी है। और अगर प्रॉपर नाम पूछे तो वेना कावा जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी शिरा है, और धमनी हमारी होती है ऑर्ट्रा। दोनों याद रखिए, आर्टरी से ऑर्ट्रा रखिए और वेन से हमारी वेना कावा याद रखिए। डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? डायलिसिस होता क्या है, इसमें जो प्रक्रिया होगी वो हीमोलिसिस की होगी। हीमोलिसिस का मतलब होता है RBC का ब्रेक होना, टूटना। डायलिसिस के दौरान कई बार RBC टूट जाती है तो हीमोलिसिस प्रक्रिया होती है।
ये वो होती है ना कि भाई अंदर छल्ला डाला गया है, हार्ट अटैक आने का वो है, ये डायलिसिस होता है। तो यहाँ पर जो हीमोलिसिस होता है वो आरबीसी का टूटना, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और इसके लिए हीमोलिसिस प्रक्रिया की जाती है। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड है और बहुत ईजी है, इसको कहते हैं प्लीहा। यहाँ पे आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन को बोला जाता है। प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी डक्टलेस ग्लैंड होती है, ग्रंथि है, ध्यान रखिए, प्लीहा एक ग्रंथि है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त कणिकाओं के विघटन के कारण यहाँ पे लोहे की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी, साफ करने की एक प्रक्रिया है। एंजियोप्लास्टी से हम क्या साफ करते हैं? इसे करते हैं अवरुद्ध हृदय धमनियों को, मतलब जिन धमनियों में रक्त नहीं जा रहा उसे यहाँ पे एंजियोप्लास्टी साफ करने की प्रक्रिया कहा जाता है। हृदय की जो अवरुद्ध धमनियाँ हैं, मतलब जो हमारे हार्ट में ऐसी कुछ धमनियाँ होती हैं जिनसे ब्लड पास नहीं हो पाता या अवरुद्ध हो जाती हैं, तो इसी के लिए एक मेडिकल टर्म होती है जिसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी सबसे पहले अगर पूछे कहाँ पर भाई प्रयोग में लाई गई थी, तो 1964 में यूज़ में आई थी और इसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। हमारे हृदय में अगर रक्त का अवरुद्ध हो जाता है, मतलब आगे रक्त नहीं जा पाता, तो इसके लिए एंजियोप्लास्टी ये साफ करने का प्रोसेस होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता समूह, आप सभी को पता होगा कि जो ओ होता है ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये ना सबको ही क्या दे सकता है? अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसे यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहा जाता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। लेकिन अगर किसी का ओ नेगेटिव है तो वो सिर्फ ओ नेगेटिव से ही लेगा। यूनिवर्सल डोनर ओ होता है और रिसेप्टर हमारा ए बी होता है। ये जो गुण होता है ये रक्त में एंटीजन, जो हमारे ब्लड में एंटीजन होते हैं उसके कारण डेवलप्ड होता है। रक्त समूह के अगर खोजकर्ता की बात करें कि भाई ब्लड ग्रुप को किसने खोजा, तो ये है कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में, मतलब 1900 में इन्होंने बताया था ब्लड ग्रुप को। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मतलब हमारे शरीर में रक्त सही से नहीं जा रहा, इसको कहते हैं इस्केमिया। इस्केमिया क्या होता है? रक्त की अपर्याप्त सप्लाई, अच्छी तरह से ब्लड जो है वो शरीर में नहीं जा रहा, और इसी को इस्केमियाई कहा जाता है। अगर हेमोरॉज की बात करें तो रक्त वाहिका का टूटकर रक्त बाहर निकलने लगता है। हाइपरीमिया पूछे तो शरीर के एक भाग में रक्त के प्रभाव में वृद्धि होगी, मतलब एक भाग में जो खून है वो ज़्यादा जाएगा हाइपरमिया में। और हेमरेज में रक्त वाहिका ब्लड टूट जाएंगी, रक्त बाहर आने लगेगा, और रक्त की अपर्याप्त सप्लाई मतलब अच्छी तरह से ब्लड ना जाना, इसको इस्कीमिया बोलते हैं। बात करें अगर हीमोस्टेरिस की, तो हेमरोज का उल्टा होता है। हेमरोज का उल्टा मतलब वाहिका टूटने पर रक्त का भीतर क्लॉटिंग होने लगेगी, इसको हीमोस्टेरिस कहते हैं, लेकिन हेमरोज में रक्त बाहर आने लगेगा। मानव शरीर में रक्त संचरण की खोज किसने की थी? ये विलियम हार्वे ने की थी, और ब्लड ग्रुप की कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में। लेकिन अगर रक्त संचरण की पूछे तो विलियम हार्वे का नाम आएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक डी मोटोकार्डिस में रक्त के संचलन का खाका दिया था, बताया था। तो विलियम हार्वे याद रखिएगा रक्त के संचरण का, और इनकी पुस्तक है डी मोटोकार्डिस। कार्डिस को जो होता है, कार्डियोलॉजी जो होता है वो हार्ट स्टडी ऑफ हार्ट होता है, कार्डियोलॉजी को हार्ट से संबंधित करके रखिएगा, ये टर्म होती है हार्ट के लिए। नेक्स्ट है सार्वत्रिक रक्तदाता। अब रक्तदाता हम पढ़ के भी आए थे, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, रिसेप्टर आपका ए बी होता है। निम्न सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं सिवाय किसके? लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया और एसिनोफिल हो गया, लेकिन एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट का कोई प्रकार नहीं है। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, हीमोग्लोबिन विहीन जो रक्त कणिकाएं होती हैं इनकी संख्या अक्सर RBC से कम पाई जाती हैं। ये सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में होती हैं। एक होता है अकणिकाम्य श्वेतहृदयाणु, इसमें सूक्ष्म कण नहीं होते हैं, और इसका निर्माण जो हमारी लसिका ग्रंथि है, जो हमारी लिफ ग्लैंड है, उनसे होता है। ये भी दो तरह की होती हैं। एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होती है जो सबसे छोटे WBC है, जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। मोनोसाइट होते हैं जो सबसे बड़े WBC होते हैं, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। और कणिकामय श्वेत हृदयाणु या फिर ग्रैनुलोसाइट्स कह सकते हैं, इनमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जबकि हम उसमें जो पढ़ के आए थे उसमें सूक्ष्म कण नहीं पाए जाते। यहाँ पे पढ़ा था हमने अकणिकाम्य में सूक्ष्म कण नहीं होते और कणिकाम्य में सूक्ष्म कण होते हैं। इसका निर्माण हमारी बोन मैरो में होता है। ये भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है एसिनोफिल या एडिसोफिल्स कह लो या ऑक्सीफिल्स कह लो। केंद्रक जो है वो द्विपालित होता है और ये एलर्जी तथा हमारा जो प्रतिरक्षण है उसमें मदद करते हैं एंटीबॉडी में। लेकिन बेसोफिल्स होता है, यहाँ पर केंद्रित जो है वो त्रिपालित होता है, उसमें देखो दो पालित होगा,
बाइपोलर यहाँ पे त्रिपालित होगा। इसमें हिपैरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया और सेरोटोनिन, इन तीनों का वहन होगा बेसोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स में क्या होगा, केंद्रक जो है वो मल्टीलेयर में होता है और इसे मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। तो एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी, यह नाम आरबीसी को दिया गया है। यदि व्यक्ति को गलत तरह का खून चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा भैया, सभी जो हमारी धमनियां हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी। गलत तरीके का रक्त देने से या ब्लड चढ़ाने से जो हमारी अभिशेषण होता है, आरबीसी एक दूसरे से चिपकने शुरू हो जाते हैं और जिससे व्यक्ति की जो धमनियां हैं वो संकुचित हो जाएंगी, मतलब आपस में श्रिंक हो जाएंगी और व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई आपका ब्लड ग्रुप कोई और है और चढ़ा कोई और ग्रुप दिया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से मिलता है, तो इसको कहते हैं एंटीवेनोम सीरम। मानव रक्त का जो प्रभाजन होगा उससे हमें एक चीज़ मिलेगी जिसे कहते हैं एंटीवेनोम सीरम, ऑप्शन ए। अरक्ता में निम्न में से किसका सांद्रण कम होता है, अभी मैंने बताया भी था कि जो अगर हमारे शरीर में खून में आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि आयरन के ही कारण हमारे खून का जो रंग होता है वो लाल होता है और इससे एक रोग हो जाता है खून वाला जिसे अरक्ता कहा जाता है। तो अरक्ता में किसका सांद्रण कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का। अगर हमारे ब्लड में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो इससे होने वाला जो रोग होगा वो अरक्ता कह लो या एनीमिया कह लो। इससे जो घर्षित व्यक्ति होगा उसको केले और शहद का मतलब सेवन करने के लिए बोला जाता है ताकि खून जल्दी से बढ़ जाए, आयरन की कमी पूरी हो जाए, क्योंकि केले में आयरन होता है। न्यूक्लियस सहित आरबीसी किस में पाई जाती है, शुतुरमुर्ग, मेंढक या ऊँट में। तो आप सभी को पता भी होगा कि भाई शुतुरमुर्ग में, मेंढक में और ऊँट में ये स्तनधारी हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। केवल ऊँट ही एक ऐसा स्तनधारी है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, परंतु पक्षी और उभयचरी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, न्यूक्लियस सहित आरबीसी पाई जाती है, हाँ ऊँट में पाई जाती है यहाँ पे। और हमें पता है कि जो मैमल्स होते हैं उनमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ऊँट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और पक्षी और उभयचरों में नहीं पाया जाता है। गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे। एकल परिसंचरण हृदय, मतलब हमें तो पता है ना हमारे हृदय क्या होता है, ड्यूअल होता है, 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन एकल किस में मिलेगा, सिंगल, वो सिर्फ मछली में मिलेगा। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ की बात करें तो 2 लगाना यहाँ पे, और यहीं से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जो कि ऑक्सीडेटेड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही जो खून होता है वो हृदय में जाता है और इसे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में ड्यूअल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 4 चैम्बर होते हैं। मछली में आपके 1 होता है और 2 चैम्बर होते हैं। एक औसत व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होनी ही चाहिए। रक्त जो है वो लाल रंग का क्षारीय पदार्थ है, एसिड और बेस पड़ा था, तो हमारा जो ह्यूमन ब्लड होता है वो 7.4 होता है। शरीर की धमनियों में, शिराओं में इसका प्रवाह होता रहता है, कभी नहीं रुकता है। जो अडल्ट होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, परंतु स्त्रियों में क्या होता है 20 से 25% कम होता है। मतलब लड़कियों में यूनिट कम होती है, ये लड़कों में थोड़ा ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत 25%। कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़े से हृदय तक पहुंचाती है रक्त को, तो ये है हमारी पल्मोनरी। पल्मोनरी जो शिरा है वो यहाँ पर फेफड़ों से हृदय को हमारा ब्लड देती है। रक्त को हृदय तक ले जाने के लिए जो कार्य करती है वो शिरा करती है। ये क्या करती है, जो हमारा बायां अलिंद होता है इसमें एक फुसफुस शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर अलिंद में भेज देती है, प्योर ब्लड होगा ये। निम्न में से किसके द्वारा यूरिया का परिवहन होता है, यूरिया का हमें पता है, इसे कहते हैं प्लाज्मा से परिवहन होता है। प्लाज्मा क्या है, हमारे रक्त का 55% भाग होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ये रक्त में घुले हुए जो भी हार्मोन्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, यूरिया होते हैं, इसमें पूरे शरीर में परिवहन करती हैं इन चीज़ों को, तो इसे प्लाज्मा बोलेंगे। किसके द्वारा यूरिया का परिवहन होता है, तो यहाँ पर प्लाज्मा, पट्टीकण या प्लाज्मा आपका सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आरबीसी की 120 होती है और इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है और इसके अगर लाइफ टाइम की बात करें तो 120 डेज़ की होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो 2 वीडियो बनेगी। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो ऑब्वियसली लौह तत्व की। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन ग्लोबिन है, 96% पाया जाता है। एक रंजक हीम 4% से बना होता है। तो हीम जो है वो अणु के केंद्र में लोहा होता है और जिससे ऑक्सीजन का संयोजन और वियोजन होता है। अब सीधा सा याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए हमें आयरन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो और ये 2 वीडियो लगेंगी इस वाले चैप्टर में, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिससे आपकी
रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू हैं तो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।